हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये उसका पार्ट नंबर 3 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है। हम प्रोडक्शन फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन, कि आपका उत्पादन फलन क्या होता है। और लॉ ऑफ प्रोडक्शन को बोलते हैं कि उत्पादन का नियम क्या है। उत्पादन का नियम कि हम किस प्रकार से किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे संबंधित ये चैप्टर हमारे पास आता है। तो अगर हम बात करें इसके क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि आपके पास जो परिवर्तनशील साधन के नियम हैं वो क्या है। फर्स्ट आता है परिवर्तनशील साधन का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या करें। और एक हमारे पास आता है कि राइट द रीज़न फॉर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, कि वो कारण लिखें, वो कारण बताएं आए जिसके कारण ये नियम लागू होता है। तो अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर बताना है कि आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जो आपका उत्पादन का नियम है, तो उत्पादन का आपका नियम क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका आता है रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि साधन के प्रतिफल। इसको हम बोलते हैं साधन के प्रतिफल। इस साधन के प्रतिफल का जो हम लॉ पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, वो क्या है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसकी अजम्पशंस, यानी कि इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, तो मान्यताएं आपको बतानी है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपको लिखनी है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या आएगा कि एक तो आपको जो ये डायग्राम है, डायग्राम बनाना है आपको, जिसके अंदर आप इसके 3 पार्ट के बारे में बताते हैं कि आपके तीनों पार्ट में, जैसे आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 जो हमारे पास आता है, तो इसके अंदर क्या क्या सिचुएशन है। उसके बाद हमें एक मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि आपका सीमांत उत्पादन और एक हमारे पास आता है औसत उत्पादन। तो ये क्या होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें इसके अंदर देनी है। उसके बाद आता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन और द कोज ऑफ एप्लीकेशन। कंडीशन यानी कि जो ये नियम है उसके लागू होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, कि ये जो नियम है उसकी शर्तें क्या हैं। अगर आपसे शर्तें पूछे तो भी आप ये लिखोगे, अगर आपसे कारण पूछे तो आप इसको कारण भी दोनों का मतलब एक ही है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि अविभाज्य साधन, कि जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास लैंड है और एक हमारे पास क्या होती है, लेबर। लैंड को हम बोलते हैं भूमि, कि एक आपके पास भूमि है और दूसरा आपके पास क्या है, श्रम है। ये इस तरीके के हैं कि इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, कि हम ये नहीं कर सकते कि अगर आपके पास एक लेबर है तो उस एक लेबर को आप आधा आधा यूज़ कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो वो इसके अंदर आप पढ़ेंगे। दूसरा एक इसके अंदर आता है चेंज इन फैक्टर रेशो, कि आपके पास जो साधन अनुपात है उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। साधन अनुपात को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कि आपके पास क्या है, अपूर्ण प्रतिस्थापन है साधनों का, कि जो आपके पास साधन है उनका कोई भी प्रतिस्थापन नहीं होता है। कि आप जैसे आपके पास 2 साधन हैं, भूमि और श्रम, तो इनका क्या है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि आप इनकी जगह कोई और यूज़ कर सकें।
तो ये कुछ कारण होते हैं जहाँ पर ये नियम आपके लागू होते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो परिवर्तनशील साधन का नियम है, ये क्या होता है। डिस्टिंक्स बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर। तो आपको अंतर बताना है, किसके बीच में अंतर बताएं, पैमाने के प्रतिफल या पैमाने के प्रतिफल और साधन के प्रतिफल में, साधन के प्रतिफल में अंतर क्या है, तो वो अंतर आपको बताना है। या ये क्वेश्चन और आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो आपके पास साधन के प्रतिफल हैं उसका क्या, उसको एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें। एंड उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन वेरियस स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, कि आपका जो ये है साधन के प्रतिफल, जो हम बात कर रहे हैं साधन के प्रतिफल, तो साधन के प्रतिफल जो है वो इसके इसके आपको 3 स्टेज जो होती हैं, 3 स्तर जो होते हैं, तो इन तीनों स्तर की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। और किसकी मदद से इसकी व्याख्या आपको करनी है, एक टेबल की मदद से, यानी कि एक आपको तालिका बनानी है, और एक आपको डायग्राम यानी कि आपको वक्र बनाना है। तो वक्र और तालिका की मदद से आपको इसकी तीनों जो स्तर हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जब आप इसका लिखेंगे तो बताएंगे कि आपका जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, यानी कि जो साधन के प्रतिफल हैं वो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं। दूसरे जब एक्सप्लेनेशन आप लिखें तो इसमें आपको क्या है, डिटेल स्टडी करनी है किसकी, डिफरेंट सिचुएशन की, कि आपके पास अगर सिचुएशन 1 है, यानी कि आपके पास जो पहली स्थिति है, वो पहली स्थिति आपके पास क्या होती है, जहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, जिसको हम बोलते हैं बढ़ते साधन के प्रतिफल, बढ़ते साधन के प्रतिफल आपके पास क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। तो इसकी टेबल इस तरीके से आप बना सकते हैं जहाँ पर ये आपके पास क्या है आते हैं, ये इसके 2 डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, जिसके अंदर हम बताते हैं स्थिर साधन के प्रतिफल, कि आप इसके अंदर क्या है, जब फैक्टर्स को, यानी कि जब आप साधन को और बढ़ाते हैं, लेबर की यूनिट को जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, लेकिन आपका जो कुल उत्पादन है वो कुल उत्पादन आपका क्या है, बढ़ता तो है, लेकिन उसके जो बढ़ने की रेट है वो रेट आपकी क्या रहती है, स्थिर रहती है। जहाँ पर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत जो उत्पादन है वो सीमांत उत्पादन आपका स्थिर रहता है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होता। तो ये चीज़ इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आएगा कि ये आपके पास तो डायग्राम हम इसके इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास तीसरी स्थिति आती है उसके अंदर आप बताते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि या तो आप इसको कह सकते हैं घटते साधन के प्रतिफल, या आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए टेबल और जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से इसके डायग्राम को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट डू यू मीन बाय द रिटर्न टू स्केल, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फेस, कि आपको बताना है कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको बताना है कि इसके डिफरेंट फेज क्या होते हैं, इसके विभिन्न स्तर, जो विभिन्न स्तर क्या क्या हो सकते हैं,
क्या होते हैं वो आपको बताने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको बताना है लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि जो आपका उत्पादन का नियम है वो क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं। इसके अंदर ये चीज़ें आप यूज़ करेंगे कि जो आपका पी है वो प्रोडक्शन को, एफ जो है वो फंक्शन यानी कि फलन को दिखाता है, एल से लेबर यानी कि श्रम, और के से कैपिटल यानी पूंजी को ये दिखाता है। उसके बाद इस तरीके से आप तीनों चीज़ों को बताएंगे कि अगर जो आप एम से क्या है, एम आपको बताता है कि मल्टीप्लाई को, कि यानी कि अगर आपने 10 लेबर को बढ़ा दिया और 10 आपने कैपिटल को बढ़ा दिया तो आपका जो उत्पादन है वो कितना बढ़ता है। अगर आपने 10 लेबर बढ़ाई है और आपका 10 उत्पादन बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, यानी कि स्थिर, ये क्या है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। फिर उसके बाद आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको हम बोलते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। फिर हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जिसको हम बोलते हैं बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। तो ये चीज़ आपको क्या है, बतानी है। उसके बाद आपके के पास क्या है, तीनों सिचुएशन है, तो इन तीनों सिचुएशन के आप डायग्राम बना सकते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का ये डायग्राम है। उसके बाद अगर आपके कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट आप स्थिति बता सकते हैं कांस्टेंट की, ये आपके पास कांस्टेंट है। फिर आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, यानी कि घटते पैमाने के प्रतिफल, तो उसका ये आप डायग्राम इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि एक्सप्लेन द इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ रिटर्न टू स्केल, कि पैमाने के, ये पूछ रहा है पैमाने के प्रतिफल प्रतिफल की आंतरिक आंतरिक व बाह्य आंतरिक व बाह्य मितव्ययताएं व अमितव्ययताएं अमितव्ययताएं क्या होती हैं व्याख्या करें। तो आपको इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। कि अगर इसका देखिए बेसिक अगर हम बात करें इसके एक्स कि आपको ये बताता क्या है, तो देखिए इसके अंदर आपको बताना है कि अगर मान लीजिए पैमाने के, जैसे हमें पता है कि पैमाने के जो प्रतिफल हैं वो लागू कब होते हैं, लागू होते हैं आपके दीर्घकाल के अंदर। दीर्घकाल का मतलब यानी कि ये आपके एप्लीकेबल होते हैं लॉन्ग रन के अंदर, जब आपके पास समय ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो आपके पास कोई भी एक फर्म है या कोई भी एक प्लांट आपने लगाया है, तो इस फर्म या प्लांट के जब आप साइज को, यानी कि जब इसके आप आकार को परिवर्तित करते हैं, जब इसके आकार को आप क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं चेंज करते हैं, यानी कि आप जब इसका आकार बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो जो फर्म है आपकी उसको कुछ ना कुछ बचत होती है, कुछ ना कुछ उसको फ़ायदे होते हैं। तो उन फ़ायदों को, वो किस प्रकार के फ़ायदे एक फ़र्म को होते हैं, किस प्रकार की बचत होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज़। ये तो फर्म को फ़ायदा होगा, यानी कि अगर मान लीजिए ये आपके पास कोई ए फर्म है, ठीक है, इस ए फर्म के जब साइज़ को अगर बड़ा कर दिया जाए, यानी कि जब इसके आकार को बड़ा किया जाएगा, तो इस फर्म के अंदर अगर जो भी आपको बचतें प्राप्त होंगी, जो यहाँ पर जो इसके अंदर आपको अगर जितनी भी बचतें प्राप्त होंगी, इसको हम बोलते हैं आंतरिक। ये क्या है, आंतरिक बचतें हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब आप इस फर्म ने अपना साइज़ बड़ा किया, तो जो बाहर की दूसरी जो फर्में हैं, जो लोग हैं, जो उनको बचतें प्राप्त होंगी, तो उसको हम बोलते हैं बाह्य। ये हमारे पास क्या है, बाह्य बाह्य बचतें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं बाहरी बचतें। तो उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ये हमारे पास होती है। उसके बाद एक जो इसी के अंदर आता है कि जब फर्म का साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा हो जाता है,
तो इस फर्म का जब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने में जो प्रॉब्लम आती है, तो फिर जो इसके अंदर जो हानियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं आंतरिक हानियाँ, जिसको हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे आंतरिक हानियाँ। और जो इसके बाहर जो प्रॉब्लम होगी लोगों को, जिसके अंदर हम सोशल कॉस्ट की बात करते हैं यानी कि सामाजिक लागत की बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाहरी हानियाँ, यानी कि एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हम इसको बोलते हैं। तो ये सारी जितने भी इसके अंदर पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट आपके क्या हैं, इस चैप्टर के आखिर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज जो है, यानी कि जो आपकी मितव्ययताएं व अमितव्ययताएं जो है, वो सारा आपका इस चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है इसके अंदर, वो आता है आपके पास आइसोक्वांट कर्व और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आइसोक्वांट कर्व को हम बोलते हैं सम उत्पाद वक्र। सम उत्पाद वक्र क्या होता है, और इसमें क्या है, उत्पादक का संतुलन। तो इन दोनों की क्या है, हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोक्वांट कर्व, यानी कि सम मात्रा या सम मात्रा वक्र या सम उत्पाद वक्र क्या होता है, क्या होता है। दो नाम इसके हैं, एक तो याद रखें कि इसको हम सम मात्रा वक्र भी बोलते हैं और सम उत्पाद वक्र भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं वो आपको बताना है। हाउ डज ए फर्म सेलेक्ट द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस या प्रोडक्टिव फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व, कि एक जो फर्म है, एक फर्म किस प्रकार इस वक्र की सहायता से, इस वक्र की सहायता से एक अनुकूलतम या अनुकूलतम साधन के संयोग का चुनाव करती है। मतलब इसके अंदर आपको बताना ये है कि अगर एक जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम एटलीस्ट होता कहाँ पे है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा, इस क्वेश्चन को और कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द आइसोक्वांट कर्व, कि आइसोक्वांट कर्व या सम मात्रा वक्र क्या होता है। डिस्कस इस मेन प्रॉपर्टीज़ की, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होंगी, यानी कि जो आपको विशेषता है वही यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपको लिखना है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आइसोक्वांट एंड रिटर्न टू स्केल, कि आपके पास जो आइसोक्वांट यानी कि सम मात्रा वक्र और पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्या है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि आइसोक्वांट कर्व क्या होता है, ये आप बताएंगे। दूसरा यानी कि इसमें, हाँ, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सममात्रा वक्र के बारे में आप बताएंगे, सममात्रा वक्र क्या होता है ये आप रिलेशन बताएंगे। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशंस यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि आप इसकी कुछ मान्यताएं जो हैं वो आपको बतानी है। पहली मान्यता है कि इसके अंदर हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेते हैं, यानी कि उत्पादन के दो साधन क्या होते हैं। कांस्टेंट टेक्निक यानी कि स्थिर तकनीक क्या होती है। फिर डिविजिबल फैक्टर्स यानी कि जो आपके पास साधन होते हैं वो विभाज्य होते हैं, यानी कि साधनों को आप यूज़ कर सकते हैं छोटी छोटी इकाइयों के अंदर। उसके बाद आप इसको पढ़ते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि जो तकनीकी प्रतिस्थापन है वो संभव है। तकनीकी
प्रतिस्थापन संभव। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ अजम्पशन इसके अंदर आती है, एफिशिएंट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि आप क्या करते हैं एक ऑप्टिमम, यानी कि आप एक अनुकूलतम एफिशिएंट कॉम्बिनेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका किस चीज़ को बताता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को, यानी कि घटते प्रतिफल जो है उसके नियम को ये बताता है। तो ये डायग्राम आप इसके अंदर बनाएंगे। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके बारे में अब बताते हैं कि आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता इसकी है कि आइसोक्वांट कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, कि आपके पास जो सम मात्रा या सम उत्पाद वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, ये आप बताएंगे। तो ये डायग्राम इसके लिए आप बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आइसोक्वांट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि ये आपके पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी कि इस शेप का ये होता है। उसके बाद टू आइसोक्वांट कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो सम मात्रा वक्र या सम उत्पाद वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो ये चीज़ है जिसके लिए आप ये डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है कि हायर आइसोक्वांट कर्व द हायर लेवल ऑफ आउटपुट इट्स रिप्रेजेंट, कि आपके पास ऊंचा सम मात्रा वक्र ऊंचे उत्पादन स्तर को बताता है। उच्च सम उत्पाद वक्र को ये बताता है, जैसे यहाँ पे ये 100 है, ये 200 है, ये 300। तो ये डायग्राम आप इसके लिए बना सकते हैं। उसके बाद आप लास्ट में जो है इसका कंक्लूजन लिखेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि निष्कर्ष आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता है क्या, कि डिस्कस द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व एंड हाउ डू दीज कर्व्स डिफर फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर आपको क्या है कि इसकी मेन प्रॉपर्टी जो अभी हमने ऊपर देखी है वो प्रॉपर्टीज़ भी आपको बतानी है। साथ में आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो ये है कि आपका जो आइसोक्वांट कर्व यानी कि सम मात्रा वक्र या सम उत्पाद वक्र और तटस्थता या अधिमान वक्र के आप अधिमान वक्र में अंतर क्या है, तो वो आपको बताना है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको हाथ से देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, वो आता है कि व्हाट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। या इसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन यहाँ तक है जो कि आपको बताता है, पूछ रहा है कि उत्पादक का संतुलन क्या होता है, या दूसरा इसने क्वेश्चन पूछा है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि न्यूनतम लागत संयोग, क्या होता है, तो वो आपको बताना है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम प्रोड्यूसर एक जो इक्विलिब्रियम है, जो उत्पादक का संतुलन है, उसके बारे में बताएंगे। तो इसको बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो उत्पादक है उसका संतुलन क्या होता है, किस स्थिति में वो संतुलन में होता है, तो वो सारी चीज़ें आप बताएंगे।
उसके बाद जो आप नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि आपके जो उत्पादक के जो संतुलन है उसकी संतुलन की क्या क्या शर्तें हैं, तो वो शर्तें आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इसकी दो शर्तें हैं कि स्लोप ऑफ आइसो क्वांट कर्व और स्लोप ऑफ आइसो कोस्ट कर्व, यानी कि आपका जो एक दूसरे के क्या है इक्वल होते हैं, तो वो चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। दूसरा आप इसके अंदर बताएंगे कि पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट आइसो क्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स टू द इज कॉन्वेक्स और MRTS एल के इज डिमिनिशिंग, कि जो आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो आपके पास क्या है डिमिनिशिंग होता है। तो ये आपका इसमें ये आप कर्व बना के आएंगे जहाँ पर आपके पास ये है और जहाँ पर ई पॉइंट है, जहाँ पर आपकी जो कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन को, यानी कि जो आपकी लागत, ये क्या है लागत रेखा, इस लागत रेखा को क्या है जो आपके पास आइसो क्वांट कर्व यानी कि सम उत्पाद वक्र जहाँ पर टच करता है, जहाँ पर स्पर्श करता है, उस बिंदु को हम बोलते हैं कि उस बिंदु के ऊपर उत्पादक का संतुलन है। तो वो चीज़ आप इसके अंदर लिख के आएंगे एग्ज़ाम में, और ये डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है। उसके बाद आता है कि डिफाइन द आइसो क्वांट कर्व विद डायग्राम, कि डायग्राम की मदद से आपको क्या बताना है कि सम उत्पाद वक्र क्या होता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आइसो क्वांट एंड रिटर्न टू स्केल, कि आपको क्या है सम उत्पाद वक्र और पैमाने के प्रतिफल में क्या संबंध है, तो ये संबंध आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर बताएंगे कि आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, उसके आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपका क्या होता है, उसका एक डायग्राम आप बनाएंगे इसके अंदर, जो कि आपका इस प्रकार का एक डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं IQ। तो ये आप बनाएंगे। उसके बाद ही आप इसका रिलेशन बताएंगे कि आइसो क्वांट और जो रिटर्न टू स्केल है उनका क्या संबंध है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो ये मान्यताएं आप इसके अंदर लिखेंगे कि द फर्म इज़ यूजिंग आर combined only in टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर और कैपिटल, कि जो फर्म है वो दो साधनों का ही जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोग है वो उपयोग करती है। जो फर्म दो साधनों के संयोग का उपयोग करती है। इसके अंदर दो साधन जो लिए हैं, एक आपके पास लेबर जिसको हम बोलते हैं श्रम, और एक आपके पास जो है कैपिटल जिसको हम बोलते हैं पूंजी। तो इन दो का इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल लिया है, तो वो आप चीज़ देखेंगे। फिर इसके अंदर क्या है हमारे पास लेबर और कैपिटल आर कंबाइंड ओनली इन वन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कि श्रम और पूंजी एक फिक्स्ड यानी कि एक स्थिर अनुपात में उपयोग की जाती हैं। तो वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी जो थर्ड इसके अंदर अजम्पशन आती है वो ये है कि प्राइस ऑफ द फैक्टर डू नॉट चेंज सो दैट द प्राइस रेशो आर रिमेन्स कांस्टेंट, कि साधनों की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए साधनों के यानी कि साधनों की कीमत अनुपात स्थिर रहता है। साधनों का ये का है कि नहीं, ये साधनों का कीमत अनुपात जो है स्थिर रहता है, यानी कि जो आप ये P
ई एल अपॉन में पी के जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये स्थिर रहता है। ये क्या होते हैं, ये जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। उसके बाद आपके पास आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो आप तकनीक यूज़ करते हैं, तकनीक क्या है आपके पास, स्थिर है, तकनीक स्थिर रहेगी। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसकी, तो इसकी व्याख्याओं के अंदर आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आता है कि आपका क्या क्या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, तो ये आपका डायग्राम है कि पहले आप 50 से आप कितने गए 120, 120 से कितने गए 200। तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ 70 का, यहाँ पे चेंज कितने का हुआ 80 का। लेकिन जो साधनों में चेंज हो रहा है वो कितने का है 2 का, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे भी 2 का है, और यहाँ पर भी कितना है 2 का। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न आता है। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है कि पहले डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जिसको हम बोलते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। तो घटते पैमाने के प्रतिफल आपके पास क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहले 50 था, 50 से 80 हो गया, 80 से कितना 90 हो गया। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है 30 का, और यहाँ पे चेंज कितने का हुआ 10 का। तो जब भी आपने साधन परिवर्तित किए तो यहाँ पे भी 2 का चेंज आपने किया था, यहाँ पे भी आपने चेंज 2 का किया, ये भी आपका 2 का चेंज था, और ये भी आपका जो चेंज है वो साधनों में 2 का है। यानी कि जो आप फैक्टर आपने बढ़ाए हैं लेबर और कैपिटल, और उसमें 2 का चेंज है, लेकिन जो आपके पैमाने के प्रतिफल है उसमें चेंज घटते हुए जो स्तर है उससे हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसको हम बोलते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल। जो स्थिर पैमाने के प्रतिफल हैं वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जब आप साधनों को 2 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 आपने लेबर 2 कैपिटल बढ़ाई, तो आपका जो उत्पादन है वो कितना बढ़ा 50 बढ़ा, 50 से कितना हो गया 100, तो 50 का कितना चेंज हुआ है। उसके बाद आपने फिर साधनों को, यानी कि 2 आपने कैपिटल बढ़ा दी, 2 आपने लेबर बढ़ा दी, तो आपका जो साधन है उसमें कितना चेंज हुआ है 150, यानी कि यहाँ पर भी कितना बढ़ा है 100 से 150, तो यहाँ पर भी आपका क्या है +50 हुआ है। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। फिर एक क्वेश्चन जो इसके अंदर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, वो आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आइसो क्वांट कर्व आपके पास क्या होता है, या आइसो कोस्ट लाइन आपसे पूछी जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं सम लागत रेखा क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे एक्सपेंशन पाथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विस्तार पथ क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिज लाइन ही, कि रिज रेखाएं क्या होती हैं, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आइसो कोस्ट लाइन जो है उसके लिए आइसो कोस्ट लाइन, या इसको हम बोलते हैं सम लागत रेखा। तो सम लागत रेखा आपकी क्या होती है ये आप इसके अंदर बताएंगे। तो इसको हम जो है, ये टेबल है, इस टेबल की हेल्प से आप इसको बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप एक सम लागत रेखा जो है वो बनाते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास आती है। उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ते हैं कि आपका जो एक्सपेंशन पाथ है, कि एक्सपेंशन पाथ आपके पास क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विस्तार पथ। तो विस्तार पथ आप बताएंगे इसके अंदर। ये आपका शॉर्ट लॉन्ग रन में है, ये आपका शॉर्ट रन के अंदर जो है एक्सपेंशन पाथ है। इनकी सभी की एक्सप्लेनेशन मैंने जो पहले जब चैप्टर ये कराया था, तो उस चैप्टर के अंदर आपके पास क्या है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिज लाइन्स है। तो रिज रेखाएं क्या होती हैं वो आप इसके अंदर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आप जो है कि आइसो क्वांट कर्व क्या होता है, यानी कि सममात्रा वक्र क्या होता है वो बताएं, और एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आइसो क्वांट एंड रिटर्न टू फैक्टर। यानी कि सममात्रा वक्र और साधन के प्रतिफल में क्या संबंध है वो बताना है आपको इसके अंदर। तो वो आप किस प्रकार से बता सकते हैं कि फर्स्ट इस, तो पहले आपको देखिए वही आपको बताना है कि आइसो क्वांट कर्व क्या होता है,
इसका डायग्राम के इसके बारे में आपको बताना है, तो ये इसकी इंट्रोडक्शन, भूमिका वगैरह जो है वो आप लिखेंगे पहले, उसके बाद आप इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स क्या होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बढ़ते, ये क्या है, बढ़ते साधन के प्रतिफल। तो वो आप बताएंगे कि पहले आप जो यहाँ पे जैसे जैसे आप लेबर यूज़ करें तो आप लेबर जो है वो आप क्या है, जब एक्स्ट्रा आप हर 100 यूनिट के लिए आपको लेबर की क्या है, यूनिट को कम यूज़ करना पड़ रहा है। कि जैसे पहले यहाँ पे 100 थी, मान लेते हैं यहाँ पे 200 हो गई, तो यहाँ पे आपकी क्या है 250 है, यहाँ पे आपकी कितनी है 280। तो पहले चेंज कितने का हुआ 100 का, फिर आपके पास चेंज कितना हुआ 150 का, फिर कितने का हुआ 30 का। लेकिन जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हर एक कंडीशन के पास आप कितना बढ़ा रहे हैं, पहले 100 था, फिर 200 हुआ, फिर 300, फिर 400, यानी कि प्रोडक्शन आपका हर एक कंडीशन के अंदर अंदर कितना बढ़ा है, हर बार 100। लेकिन जो आप हर एक एक्स्ट्रा जब आपने उत्पादन करा है किसका, 100 यूनिट गुड्स का, तो आपने जब उत्पादन करा तो वो किस प्रकार से चीज़ें दिखाता है। उसके बाद आता है हमारे पास घटते साधन के प्रतिफल। तो इसको हम लिखते हैं क्या, घटते साधन के प्रतिफल। तो घटते साधन के प्रतिफल क्या है वो आप इस डायग्राम से देख लें। उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं है, ये यहाँ पे है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है। ये हमारे पास है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं स्थिर साधन के प्रतिफल। तो स्थिर साधन के प्रतिफल हम इसको पढ़ेंगे, तो ये डायग्राम इसके लिए आप बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर 2 चैप्टर आपके और फिनिश हो जाते हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।